13 जनवरी 1978 को जन्मे मेजर मोहित शर्मा का जीवन साहस और कर्तव्य परायणता का एक ऐसा उदाहरण है जो किसी भी भारतीय को प्रेरित कर सकता है। अक्सर लोग उन्हें केवल उनके अंतिम बलिदान के लिए जानते हैं, लेकिन उनके जीवन की परतों को देखने पर पता चलता है कि एक नायक रातों रात नहीं बनता, उसे वर्षों के अनुशासन और मानसिक संघर्ष से गुजरना पड़ता है। मोहित का जन्म हरियाणा के रोहतक में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा गाजियाबाद में हुई। बचपन में वे बहुत ही शांत और मृदुभाषी थे। उनके करीबियों के अनुसार उन्हें गिटार बजाने और गायन का बहुत शौक था। उनकी सादगी ऐसी थी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये सौम्य लड़का भविष्य में भारतीय सेना की सबसे घातक पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बनेगा। लेकिन उनकी आंखों में देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो चमक थी, वही उन्हें राष्ट्र रक्षा अकादमी तक ले गई। एनडीए के दौरान उनका संघर्ष केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी था। पैरा कमांडो बनना दुनिया के सबसे कठिन प्रशिक्षणों में से एक है। घंटों तक भारी वजन लेकर दौड़ना, नींद की कमी और बेहद कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में जीवित रहने का प्रशिक्षण उन्होंने हंसते हंसते पूरा कर लिया। वे न केवल एक बेहतरीन निशानेबाज थे बल्कि तकनीकी रूप से भी बहुत कुशल थे। यही कारण था कि उन्हें विशेष ऑपरेशन के लिए चुना गया। मेजर मोहित के जीवन का सबसे रोमांचक मोड़ वो था जब उन्होंने एक सैनिक की वर्दी छोड़कर एक कश्मीरी युवक का भेष धारण किया। महीनों तक अपने परिवार और अपनी पहचान से दूर रहकर आतंकियों के बीच इफ्तिखार भट्ट बनकर रहना किसी भी व्यक्ति के लिए मानसिक रूप से तोड़ देने वाला संघर्ष हो सकता है। लेकिन उनकी एकाग्रता ऐसी थी कि वे आतंकियों का विश्वास जीतने में सफल रहे और अपने मिशन को अंजाम दिया। ये उनके जीवन का वो हिस्सा है जो उनकी अद्भुत मानसिक शक्ति को दर्शाता है। मेजर मोहित शर्मा आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन आज भी लाखों लोगों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। उनकी पत्नी मेजर रीमा शर्मा भी सेना में अधिकारी रही, जो उनके साझा राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है। उनका जीवन सिखाता है कि एक सैनिक का परिवार भी उतनी ही वीरता से देश की सेवा करता है। गाजियाबाद के जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, वहां आज भी उनके नाम की चर्चा गर्व से की जाती है। उनके नाम पर बना मेट्रो स्टेशन हर गुजरने वाले व्यक्ति को यह याद दिलाता है कि हमारी आजादी की कीमत क्या है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर मेजर मोहित शर्मा की कहानियां युवाओं को सेना में शामिल होने और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करती है। मेजर मोहित शर्मा का जीवन हमें ये सिखाता है कि असली वीरता केवल रणभूमि में नहीं दिखती, बल्कि वो हमारे चरित्र, हमारे संघर्ष और हमारे उन फैसलों में होती है जो हम देश के लिए लेते हैं। वे एक ऐसे गिटार वादक थे जिन्होंने अंत में अपनी राइफल से देश की रक्षा का संगीत रचा। जब हम भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों की बात करते हैं तो 13 जनवरी 1949 को जन्मे राकेश शर्मा का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन उनकी ये सफलता रातों रात नहीं मिली। उनका असली संघर्ष और रोमांच उनके बचपन के उस सपने से शुरू हुआ था जब वे आसमान में उड़ते जहाजों को तब तक निहारते थे जब तक वे आंखों से ओझल न हो जाए। 1970 में वायुसेना में शामिल होने के बाद उन्होंने 1971 के युद्ध में मात्र 21 साल की उम्र में 21 युद्धक उड़ानें भरी। ये उनके फौलादी इरादों की पहली परीक्षा थी। राकेश शर्मा का असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब 1982 में भारत और सोवियत संघ के संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हुई। सैकड़ों कुशल पायलटों के बीच से उन्हें चुना गया, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें सोवियत संघ के कड़कड़ाती ठंड वाले स्टार सिटी में 1 साल तक कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। अंतरिक्ष में स्पेस सिकनेस से बचने के लिए उन्होंने वहां भी योग का अभ्यास किया, जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय बना। शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने और काम करने के लिए उन्होंने जो मानसिक और शारीरिक संयम दिखाया, वो आज युवाओं के लिए एक मिसाल है। यद्यपि वे वायुसेना में एक जाबाज पायलट थे, लेकिन भारत के आम आदमी की जुबान पर उनका नाम 3 अप्रैल 1984 को चढ़ा, जब सोयूज T-11 रॉकेट ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी तो भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला दुनिया का 14वां देश बन गया। उस समय टीवी और रेडियो पर केवल एक ही नाम गूंज रहा था। अंतरिक्ष से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब उनसे पूछा ऊपर से भारत कैसा दिखता है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा।
इस एक वाक्य ने हर भारतीय के दिल को गर्व से भर दिया और उन्हें रातों रात एक राष्ट्रीय नायक बना दिया। अंतरिक्ष से लौटने के बाद राकेश शर्मा ने खुद को केवल अपनी उपलब्धि तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में मुख्य परीक्षण पायलट के रूप में काम किया और भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज राकेश शर्मा तमिलनाडु के कुन्नूर में एक शांत और सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे आज भी भारतीय युवाओं को विज्ञान और नवाचार की दिशा में प्रेरित करते हैं। वर्तमान में जब भारत अपने गगनयान मिशन के जरिए स्वदेशी तकनीक से भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, तो राकेश शर्मा उस मिशन के लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत है। वर्ष 1948 की शुरुआत भारत के लिए जितनी ऐतिहासिक थी उतनी ही पीड़ादायक भी। देश आजाद तो हो चुका था, लेकिन सांप्रदायिकता का जहर हवाओं में घुल रहा था। दिल्ली और पंजाब के बाद दंगों की आग बंगाल तक पहुंच रही थी। 79 वर्ष की आयु में जब शरीर अत्यंत कमजोर हो चुका था, महात्मा गांधी ने 13 जनवरी 1948 को अपने जीवन का अंतिम और सबसे कठिन आमरण अनशन शुरू किया। उनका ये संघर्ष किसी सत्ता के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनों के बीच फैले नफरत के खिलाफ था। गांधी जी का संघर्ष उस समय 2 मोर्चों पर था। एक तरफ वे हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे और दूसरी तरफ वे भारत सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि पाकिस्तान को उसका बकाया 55 करोड़ रुपए दिया जाए। उस समय कई लोग गांधी जी के इस कदम के खिलाफ थे। दिल्ली की सड़कों पर गांधी को मरने दो जैसे नारे भी लगे, लेकिन बापू का संकल्प अडिग था। उन्होंने कहा था, मैं नहीं चाहता कि भारत अपनी नैतिकता खो दे। गांधी जी के इस आकस्मिक संघर्ष का असर जादुई रहा। जब लोगों ने देखा कि उनका राष्ट्रपिता उनकी नफरत के कारण मौत के करीब है, तो समाज का हृदय परिवर्तन होने लगा। दंगों में शामिल गुंडे और उपद्रवी गांधी जी के चरणों में आकर अपने हथियार डालने लगे। अंततः सभी समुदायों के नेताओं ने एक स्वर में शांति का संकल्प लिया। कोलकाता के गलियों में हिंदू और मुस्लिम एक साथ जय हिंद के नारे लगाते हुए निकले। 73 घंटे बाद जब गांधी जी को यकीन हो गया कि अब शांति स्थायी है, तब उन्होंने फलों का रस पीकर अपना अनशन तोड़ा। आज 2026 में जब दुनिया भर में धार्मिक और वैचारिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, गांधी जी का वो अंतिम अनशन और भी प्रासंगिक हो गया है। गांधी जी ने साबित किया था कि बिना एक भी गोली चलाए केवल अपनी पीड़ा और आत्मबल से हिंसक भीड़ का हृदय बदला जा सकता है। वर्तमान में भारत की विविधता में एकता की नींव को मजबूत रखने के लिए गांधी जी के उन सिद्धांतों को याद किया जाता है। जिस स्थान पर उन्होंने अनशन किया था, वो आज भी शांति के तीर्थ के रूप में खड़ा है, जो हमें याद दिलाता है कि नफरत का अंत केवल प्रेम और बलिदान से ही संभव है। 1948 का वो उपवास गांधी जी की अंतिम और सबसे बड़ी नैतिक जीत थी। इसके कुछ ही दिन बाद उनकी शहादत हुई, लेकिन उनका वो संदेश कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम आज भी भारत की आत्मा में जीवित है। मेवाड़, जिसने सदियों तक मुगलों और अन्य बाहरी आक्रमणकारियों के सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाया, उसे 1818 में एक ऐसी संधि करनी पड़ी जिसने राजपुताना की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये संधि केवल कागजों का खेल नहीं थी, बल्कि एक रियासत को बर्बादी से बचाने का अंतिम प्रयास था। 19वीं सदी की शुरुआत में मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास मराठों और पिंडारियों के निरंतर हमलों के कारण संकट में था। आर्थिक तबाही, मराठों द्वारा भारी चौथ और पिंडारियों की लूटपाट ने मेवाड़ के खजाने को खाली कर दिया था। सामंतों का विद्रोह, मेवाड़ के आंतरिक प्रशासन में सामंतों की आपसी खींचतान और विद्रोह ने महाराणा की शक्ति को कमजोर कर दिया था। उस समय के महाराणा भीम सिंह के सामने अपने राज्य की रक्षा करने का कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसी संकटपूर्ण स्थिति में उन्होंने अंग्रेजों की ओर हाथ बढ़ाया। इस संधि पर हस्ताक्षर दिल्ली में हुए। मेवाड़ की ओर से ठाकुर अजित सिंह और अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मेटकाफ ने इस पर दस्तखत किए। अंग्रेजों ने मेवाड़ की बाहरी दुश्मनों से रक्षा करने की जिम्मेदारी ली। बदले में मेवाड़ ने अपने राजस्व का एक निश्चित हिस्सा अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। संधि में कहा गया कि अंग्रेज मेवाड़ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वर्तमान स्थिति और ऐतिहासिक प्रभाव, आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो इस संधि के प्रभाव को 2 पहलुओं में समझा जा सकता है। संधि के बाद मेवाड़ में मराठों और
पिंडारियों का आतंक खत्म हो गया। जेम्स टॉड को पहले पॉलिटिकल एजेंट बनाकर उदयपुर भेजा गया, जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास को एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के रूप में संचालित किया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने मेवाड़ के प्रशासन में दखल देना शुरू कर दिया, जिससे भविष्य में बिजोलिया किसान आंदोलन जैसे विद्रोह पैदा हुए। पर्यटन और वीर आज मेवाड़ अपनी उसी संधि के दौर में संरक्षित किए गए महलों और झीलों के कारण विश्व पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। ये संधि वो मोड़ थी जहां से मेवाड़ मध्यकालीन युद्धों से निकलकर आधुनिक प्रशासनिक युग में दाखिल हुआ। 1818 की संधि मेवाड़ के लिए मजबूरी और मजबूती का एक मिला जुला समझौता था। इसने युद्धों को तो रोक दिया, लेकिन राजपूती स्वतंत्रता को ब्रिटिश छत्र छाया के नीचे ला खड़ा किया।